बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था सब, वी डी इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम, और फॉर्मूले में जो टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है। और एक बात मुझे समझ आ जाती है कि जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर राइज होता है तो टाउ घट जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था। देखो ये जो चैप्टर है ना बेटे, ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा है जिसमें हम लोग ये ओम्स लॉ पढ़ते हैं, और एक हिस्सा है जिसके अंदर हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर। अब जिस हिस्से में ओम्स लॉ पढ़ा जा रहा है ना, ये बेस है ओम्स लॉ का। ये मान के चले एक स्टेप ड्रिफ्ट पढ़ा दी, फिर आज करंट है, फिर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, ये 7-8 छोटी छोटी डेफिनेशन और फिर इनकी आपस में रिलेशन है। जब आप इनको सबको पढ़ने के बाद आप इसको जनरलाइज करोगे ना, आप कहोगे कुछ भी नहीं है साहब। ये चैप्टर सबसे प्यारा चैप्टर, सबसे आसान है, ठीक है। और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए दूसरे का यूज होता है, तो वो सीक्वेंस बन जाता है एक, ठीक है। तो वीडी की वैल्यू कल ड्राइव हो गई थी, आज एक वीडी का रिलेशन करंट के साथ। ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत प्यारा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है साहब, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाओ जाते। इसको ड्राइव करने के बेटे कई मेथड है इंस्टॉलेशन को, लेकिन सबसे प्यारा सीबीएसई का मेथड यही है। कौन सा? जो मैं आपको करा रहा हूं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है बेटे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है, और आपने इसके अक्रॉस ये सप्लाई लगाई वी वोल्ट की। कितनी? वी वोल्ट की। तो आप लोग जानते हो सप्लाई लगाने से कहानी क्या बनती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत सभ्य तरीके से, किससे? सभ्य तरीके से कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। ऐसा हम मानते हैं बेटे, वो नहीं मूव करते मैं भी जानता हूं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं क्या? कि जिस वेलोसिटी से वो आगे चल रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, ऐसा हम लोग मानते हैं। एल लेंथ का कंडक्टर ले लेता हूं, क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लेता हूं ए, और लेट कर लेता हूं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल एन है। अब ये पैरामीटर काफी यूज होगा बेटे, स्मॉल एन लिख देता हूं। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ये पैरामीटर आप लोग जानते हो कंडक्टर के लिए, मैंने बताया था आपको 10⁻28 या 10⁻29 दोनों वैल्यू करेक्ट है। इतना फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है कंडक्टर के अंदर, और जब बात कंडक्टर की आती है तो मैक्सिमम कॉपर का ही एग्जांपल उठाते हैं बेटे, ठीक है। इतना फ्री पड़ा, अंदाजा लगाइए साहब। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन होता है, ये बस तलाश में रहता है कोई हल्की सी फील्ड तो लगा दे, कोई हल्की सी फोर्स तो लगा, मैं अपने आप दौड़ जाऊंगा। ये तुरंत करंट पैदा कर देते हैं। ये स्मॉल एन हो गया सर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इधर देख, मुझे चाहिए करंट। अब करंट निकालने का तरीका तू जानता है कि साहब क्रॉस सेक्शन ले लो और वहां खड़े होकर ये चेक करो कि पर यूनिट टाइम पर सेकंड कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है। कुल मिला के क्या आपको ये कैलकुलेट करना है कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है? हाँ। अब तो एक बात बता, समझाने के लिए मैं बोल देता हूं, यहां खड़ा होकर देख ले। पर ये कॉमन सेंस कहती है कैलकुलेशन में टफ होता है, एक पर यूनिट टाइम वो क्या निकालना चार्ज। तो हम लोग कैसे निकालते हैं देखिए, ऐसे निकालेंगे। हम ये पता कर लेते हैं कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है कंडक्टर में, वो इसके पैरामीटर से आ जाता है, टोटल चार्ज आ जाएगा। और वो जो चार्ज है क्या वो इसको क्रॉस करने में इक्वल टाइम ले रहे हैं सभी? कॉमन सेंस कहती है जो इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेगा और यहां से जो निकलेगा, दूसरा यहां से एंटर किया, यहां से निकला, फिर करता है, फिर निकलता है, क्या वो सभी बराबर टाइम लेंगे? ये कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल सीधा चलते हुए कंसीडर किए हैं। तो हमें टोटल चार्ज पता है, जो टाइम लगता है क्रॉस करने में वो पता है, डिवाइड करूंगा करंट आ जाएगा, सही है ना। तो आ जाए जाते। तो वॉल्यूम मुझे पता है, बोलिए वॉल्यूम कितना बन जाएगा वायर का? A इंटू एल। तो ध्यान से देखिए बेटे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल कितने हो गए सब? तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए A इंटू एल। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये वॉल्यूम है बेटे, सही है ना, वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? स्मॉल है भाई। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो गया A इंटू एल, सही है। और यूनिट वॉल्यूम में कितने लेट कर रखे? स्मॉल एन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? A इंटू एल इंटू एन, ठीक है साहब। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? स्मॉल ई। तो टोटल फ्री चार्ज बोल कितना हो गया? तो टोटल फ्री चार्ज, सही है। तो ये हो गया बेटे A इंटू एल इंटू एन, ठीक है सर, और मल्टीप्लाई कर दिया ई से।
ये टोटल फ्री चार्ज आ गया किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। अब तू जानता है कितने समय में क्रॉस करता है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने में लेता है L/Vd का समय। भाई कितना डिस्प्लेसमेंट करना है L, और किस स्पीड से करना है, Vd से, सही है। तो देयरफॉर करंट बोल कितना हो गया, तो करंट तू जानता है बेटे Q/T होता है साहब। Q की वैल्यू, क्योंकि ALNE डिवाइडेड बाई L/Vd, L से L चला गया, ये हो गया NeAVd, ये रिलेशन आई। तो करंट की जो ये रिलेशन है ना बेटे NeAVd, साहब ये रिलेशन नहीं है, ये जन्नत है। ये रिलेशन नहीं है, ये जन्नत। मैंने शायद कल ना आपको इस रिलेशन का यूज बताया था एक हल्का सा, जब दो वायर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के सीरीज में आए थे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो लिखाया था। ये रिलेशन यूज होती है I=NeVd। बहुत प्यारी रिलेशन है साहब, बहुत प्यारी, ठीक है बेटे। तो अब ना ये अभी आपको नहीं लिखनी है, फिगर आप बनाना चाहो ये बना लेना, ठीक है। ये अभी नहीं लिखना, जो स्किन के ऊपर ये रिलेशन आई है बेटे, ठीक है, क्योंकि इसमें कंसीडर वगैरह सब लिखा हुआ है। स्किन को रोकते इसको नोट कर दो, लिख लिया, आजा। अब नेक्स्ट हेडिंग बना डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन बोलो या बेटे डेरिवेशन बोल दो, एक ही बात है, डिडक्शन या डेरिवेशन। देखो ओम्स लॉ क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कल की क्लास में, क्लियर है, अगली क्लास के अंदर। आज सिर्फ उसका डेरिवेशन करा रहा हूं, तो रेजिस्टेंस के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिंबल क्या है, SI यूनिट वगैरह सब अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओम्स लॉ सब मतलब मेन ओम्स लॉ जो V=IR अगली क्लास में, आज सिर्फ उसका डेरिवेशन छोड़ूंगा करके, ठीक है। आ जा साहब, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो एज वी नो, जैसा कि हमें ज्ञात है क्या कि सर I होता है NeAVd। अब देखियो कि छोटे छोटे रिलेशन आपस में कैसे लिंक होती जाती हैं। Vd की वैल्यू पुट करियो कंडक्टर के लिए, तो सर ये हो गया NeAVd। Vd होता है E/τ/m, E/τ/m। बोले स्टेप सही है, ठीक है सर। इसको लिख देता हूं मैं Ne²A, Ne²A τ/m। बच्चा बोला E रह गया, हाँ E रह गया साहब। E को लिख देता हूं V/L। अब तुम बड़े बच्चों में बार बार नहीं बताऊंगा ये कहां से आता है रिलेशन। E=dV/dr से आता है साहब। फॉर्मूले में आया हुआ dV दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और dr उन्हीं के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो V/L लिख दिया साहब, हाँ सर। अगर ये आपने लिख दिया तो ध्यान से देखिए बेटे, ध्यान से क्या देखना है। मान ले तेरे पास कोई एक वायर है, दिस इज वायर, सही है, ये कोई वायर है। तो जब मैं कोई वायर लूंगा या आप मुझे कोई वायर दोगे, तो कॉमन सेंस कहती है कि उस समय पर आपको एरिया फिक्स करके दिया गया, आपको लेंथ फिक्स करके दी गई है, और आपको कंडक्टर जो दिया गया है उसके अंदर जो स्मॉल n है वो फिक्स है फॉर अ गिवन वायर, फॉर अ गिवन वायर, ठीक है ना। तो फॉर अ गिवन वायर अगर तू ध्यान से देखेगा ना बेटे, तो ये सारे पैरामीटर फिक्स हैं। ये पैरामीटर फॉर अ गिवन वायर फिक्स हैं, देख ले। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सही है, पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज, एरिया वायर का, टाउ रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ वायर। तो फॉर अ गिवन वायर दिस इज कांस्टेंट, परमानेंट कांस्टेंट। पर ध्यान से सुन लो किसके लिए, फॉर अ गिवन वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, वायर की बात हो रही है, मटेरियल नहीं, वायर, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो जो ये छोटा सा कांस्टेंट तुझे दिखाई देता है ना बेटे, इस कांस्टेंट का नाम होता है 1/r। ये कांस्टेंट है 1/r, और ये वाला v रह गया साइड में। और ये तू जान पहचान गया बेटे, अगर ये 1/r है तो इसमें r क्या है साहब, इसमें है r रेजिस्टेंस। तो ये ओम्स लॉ हो जाता है बेटे V=IR, ठीक है। और इसमें जो r है ये है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, क्योंकि आपको एक वायर दिया गया है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया साहब। और हाँ तो बोल, तो अगर इन तू दोनों को कंसेप्ट को वो क्या नाम है कंपेयर करेगा, तो r की वैल्यू मार्केट में आ गई ml/Ne², ml/Ne² A/τ। ये रिलेशन है साहब, और ये रिलेशन नहीं है, ये जन्नत है, जन्नत। तुम कहते हो बच्चा कहता है सर हर सवाल को, हर डेरिवेशन को आप जन्नत बता देते हो। अब बड़े बच्चे को बेटे ये 12th की फिजिक्स है,
है ना। सीबीएसई का मौसम बदला हुआ है कई सालों से, 2010 से बदला हुआ है, क्लियर सुन लो। सीबीएसई ने 2010 के अंदर पहली बार फिजिक्स में मौसम बदला था और हर साल बदल रही है, और बाकी के सब्जेक्ट के साथ बहुत प्यार है, मैथ के साथ, केमिस्ट्री के साथ कभी नहीं बदलती, एनसीईआरटी के पीछे लगी हुई है, और हमारा एनसीईआरटी से बिल्कुल साथ नहीं होता है, ठीक है बेटे। इसलिए हमारे लिए सब कुछ जन्नत चलती। R इक्वल्स टू ml अपॉन में n स्क्वायर ए टाउ, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये क्लियर है। अब यहां से हम लोगों से पूछ लेता है कि फैक्टर, आप एक काम करो, पहले इस डेरिवेशन को लिखिए, चाहे हेडिंग बनाना डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, चाहे हेडिंग बनाओ डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। पर क्लियर सुन लो, अभी ना मैं रेजिस्टेंस के और SI वगैरह इस पे नहीं जाऊंगा, कल की क्लास में उठाऊंगा, और ओम्स लॉ भी कल की क्लास में समझाऊंगा। आज सिर्फ ये फॉर्मूला ड्राइव करके छोड़ा है बेटे, क्योंकि ओम्स लॉ पूरी एक क्लास लेगा, ठीक है बेटे। तो हेडिंग बना के, और ये नहीं लिखना है, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको आया है, ठीक है, इसको नोट कर लो, क्योंकि इसमें कंसीडर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीन को रोक नोट कर ले, लिख लिया बेटे। तो R यहाँ पर क्या आ गया सर, रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। SI यूनिट आप सभी जानते हो, इसकी ओम होती है, सही है। लिखना चाहो तो बेटे लिख दो, और नहीं तो मैं अपने आप अगली क्लास के अंदर सब कुछ लिखाऊंगा, ठीक है। हो गया साहब, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक। देखो रेजिस्टेंस का फिजिकल मीनिंग आपको एक समझ में आना चाहिए बेटे। हम लोग 10th के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पढ़ करके आते हैं, मतलब वहां तो ओम्स लॉ है, डायरेक्ट V इक्वल्स टू IR और R रेजिस्टेंस होता है। अब तो इस फॉर्मूले के अंदर एंटर करके देख, ये सारा खेल है वायर की लंबाई का। जितना लंबा वायर होगा ना, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? तू समझता है कि जितना लंबा वायर है उस इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड चलने में उतनी तकलीफ होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं। तो लंबे तार का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू नंबर ऑफ कॉलिजन्स, सही है। और जो असली खेल है ना बेटे, वो ये टाउ है, ये देख टाउ, रिलैक्सेशन टाइम वाला, ठीक है। और ये n है, नंबर ऑफ फ्री, जितने ज्यादा फ्री पड़े होंगे उतना मुझे R कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितने फ्रीयों को पढ़ने के चांस ज्यादा है भाई, ज्यादा होंगे तो आसानी से मतलब कोई तो निकलेगा साहब। तो R जो है इनवर्सली चलता है स्मॉल n के, ये पैरामीटर्स, इनको अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले ना बेटे ओम्स लॉ पर आप या रेजिस्टेंस के ऊपर आप एक डेफिनेशन और लिखो, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलो, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, रो से, ठीक। अब ये जो डेफिनेशन है बेटे, ये सच्चाई पूछो तो ये इस रिलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस रिलेशन के अंदर अंदर से ही निकल के आती है। दैट्स व्हाई मैं इसके साथ साथ कंटिन्यूटी में करा रहा हूं। बोलियो रेजिस्टेंस क्या होता है सर? ml अपॉन में n स्क्वायर ए टाउ, ये होता है। ये मैंने अभी ड्राइव कर लिया, ये मैंने अभी ड्राइव किया है, ठीक है साहब। अब तुम बड़े बच्चे हो, ध्यान से समझना, जब मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया तो साइड में साफ लिखा था कि दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। ये गिवन वायर के लिए कांस्टेंट है, गिवन वायर, सही है। अगर मैं वायर ना लिख करके ये लिख दूं कि फॉर अ गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल, अब अंतर पकड़िए बेटे, पहले वायर लिखा था, अब मटेरियल ले लिया है कोई, तो मटेरियल जैसे मान लो आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कोई भी मेटल या कोई कंडक्टर ले लिया साहब, गिवन मटेरियल। बच्चा बोला अगर मटेरियल की बात आ गई है, अब मटेरियल की, सही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारा खेल आ गया नंबर के ऊपर। फॉर अ गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल, ये जो फॉर्मूला है बेटे, जैसे m अपॉन में n स्क्वायर टाउ, और इसको l और a को मैं अलग लिख लेता हूं बेटे। तो फॉर अ गिवन मटेरियल दिस पैरामीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। पकड़ बात को, आपको कोई कॉपर पकड़ा दिया सब, तार की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। फॉर अ गिवन मटेरियल, क्या इलेक्ट्रॉन का वो मास, हाँ, नंबर, हाँ, चार्ज टाउ, ये सब कांस्टेंट है, हाँ सर। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है ना बेटे, इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। हम लोग इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाती है रेजिस्टिविटी। क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी को लेकर के आपके मन में वही ख्याल आना चाहिए जो आपको डेंसिटी को लेकर के आता है, वैसा ही कुछ ख्याल। मैं आपसे कह दूं एक बाल्टी पानी है और एक बूंद पानी है, एक बाल्टी और एक बूंद ड्रॉप है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? किसकी डेंसिटी ज्यादा है? बच्चा बोला सर कैसा मजाक कर दो, डेंसिटी तो दोनों की सेम है।
सेम वही कहानी है साहब, सेम वही है। कॉपर का इतना सा टुकड़ा ले ले, कॉपर का इतना बड़ा टुकड़ा ले ले, रजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि रजिस्टिविटी इज द पैरामीटर कॉरस्पॉन्ड टू द नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज नॉट द पैरामीटर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल, है ना। रेजिस्टेंस डायमेंशन का पैरामीटर है, लेंथ होता है, एरिया ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी नहीं होती। रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि देख रजिस्टिविटी जिसके बदले तूने रखी है ना, वो पैरामीटर तेरे पास m अपॉन में NE स्क्वायर टाउ, ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है साहब। अब तू ध्यान से देख, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तूने यही तो कांस्टेंट वैल्यू उठाई है जो रो डाली है, तो ये आगे निकल के यही m अपॉन में NE स्क्वायर टाउ। और हाँ तो वो इसमें डायमेंशन से कुछ लेना देना नहीं है, डायमेंशन से कुछ लेना देना नहीं है। देखो रजिस्टिविटी बहुत प्यारा पैरामीटर है इस चैप्टर के लिए, क्लियर सुन लो। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल की अपनी रजिस्टिविटी होती है, हर मटेरियल की अपनी होती है सर। इट नेवर डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे पानी की डेंसिटी एक बूंद की आपने बताई और गिलास की बताई, ये इक्वल है, गिलास में भरा है, समुद्र में भरा है, ये सब सेम वाटर लेके सर सेम डेंसिटी है। इन द सेम मैनर रजिस्टिविटी भी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। पानी लिया था आपने, दूध लिया था आपने, शहद लिया था, सबकी डेंसिटी अलग है। इन द सेम मैटर, वो क्या नाम है, सेम पैटर्न, हर कंडक्टर की रजिस्टिविटी अपनी अलग अलग होती है सर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। बच्चा बोला डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन तो बताओ। तो डिफाइन करने का तरीका ये है, जैसे यही है, ठीक है बेटे। आप ना एक क्यूब ले लो, सबसे बेस्ट तो ये है, एक यूनिट क्यूब लीजिए साहब, यूनिट क्यूब ले लो। अब यूनिट क्यूब लेने का क्या बेनिफिट होगा, यूनिट का मतलब सर ये साइड 1 ले ली सभी, तो बोल क्या एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगी? हाँ सर, बोल सही बात है नहीं, एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो गई, और लेंथ की वैल्यू क्या हो गई 1 मीटर। डालियो यहाँ पे 1 और 1, क्या रो बराबर रेजिस्टेंस आ गया? हाँ साहब, बोल सही बात है नहीं। जैसे आप डेंसिटी डिफाइन करते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, मास एक इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास आया। इन द सेम पैटर्न एक वॉल्यूम का कितना रेजिस्टेंस है। तो हाउ टू डिफाइन रेजिस्टिविटी, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब ऑफ द सब्सटेंस। यूनिट क्यूब ऑफ द सब्सटेंस, एक कॉपर का छोटा सा टुकड़ा, उसका क्यूब निकाल लिया, उसका क्या रेजिस्टेंस है, और एक बहुत बड़ा टुकड़ा लिया, उसका भी छोटा सा क्यूब निकाल लिया, इसका क्या। वो अच्छा बोला सर क्यूब तो क्यूब है, चाहे छोटे में से निकालो या बड़े में से निकालो, एक ही तो क्यूब निकालना है, यूनिट क्यूब। हाँ, तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब ऑफ द सब्सटेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटे। फैक्टर अभी हम लोग इसके लिखेंगे, पहले रेजिस्टेंस के फैक्टर लिख लेते हैं। यहां से देखो ऐसा यूनिट बता दो बेटे बस एक बार, ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की, तो ये है मीटर, ये है मीटर स्क्वायर, बोल सही बात है नहीं। एक इसको काटेगा तो ये मीटर बचेगा, ये मीटर ऊपर आ जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगी। तो ऐसा ही यूनिट होती है, दिस इज द सिंबल फॉर ओम, ओमेगा पढ़ते हैं सिंबल को, ओम का सिंबल है, सही है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। या फिर अपना सीधा ये ऐसे लिख दो, ओम मीटर। बात समझ में आती है, ठीक है बेटे। तो एक बार स्क्रीन को रोक करके डेफिनेशन हो गई, और बस ये सीधा ही लिख दो ये। अच्छा एक बात क्लियर सुन लो बेटे, ये कहानी स्टार्ट हुई है VD से, VD के बाद आया I इक्वल टू NAVD, I इक्वल टू NAVD में VD डाला तो R इक्वल टू ओम्स लॉ वाला आया, उसमें से रेजिस्टिविटी आई। अब बोर्ड वाला इतना तेज होता है, वो डायरेक्ट इसी को पूछता है, ड्राइव दिस। कई बार ऐसा भी हुआ एग्जाम के अंदर, टाउ को ना बदल देता है, यहाँ लैम्डा तक आया हुआ है, लैम्डा, ड्राइव दिस रिलेशन वेयर सिंबल हैज देयर यूजुअल मीनिंग। बच्चा बोला लैम्डा तो कुछ पढ़ाया नहीं था। जब एक बात बताओ इतनी पकड़ में आ गई तो वो लैम्डा समझ नहीं पाए कि वो रिलैक्सेशन टाइम का पैरामीटर बदल के दे दिया उसने, बोल सही बात है नहीं। अब ये मान लो 3 नंबर में आ गई, अब बच्चा कहता सर 3 नंबर के लिए इतना मटेरियल सफिशिएंट, आपने तो सीधा लिखवा दिया एसवीनो से। नहीं, अगर ये 3 नंबर में आती है तो आपको I इक्वल टू NAVD से ड्राइव करनी है बेटे, I इक्वल टू NAVD ड्राइव करना है, वो ड्राइव करनी है, फिर उससे कंक्लूजन इसका लाना है। 3 में आया और ये आ गई 5 में, तो साफ फिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही ड्राइव होके आएगी, सही है, VD ड्राइव होगी E टाउ बाय M, फिर वहां से उठ करके आएगी, क्लियर सुन लो। और 2 में आती है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि एज वी नो द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस, ये 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आप पेपर में लिखोगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखोगे, ध्यान रखना, ठीक।
चल स्क्रीन को रोक और इसको नोट कर ले, लिख लिया बेटे। अब आ जाए, ये जो दो रिलेशन हमने पढ़ी हैं बेटे, एक रेजिस्टेंस की और एक रेजिस्टिविटी की, इन दोनों रिलेशंस का फैक्टर देख लेते हैं, इन दोनों रिलेशंस के फैक्टर या फैक्टर्स ऑन विच दीज रिलेशन डिपेंड्स। तो आप हेडिंग बना सकते हो कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, हेडिंग बना फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेन फैक्टर है ना बेटे, मेन फैक्टर वो टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक, इधर देख, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मार्केट में आया था सर ml अपॉन में Ne स्क्वायर A टाउ। ठीक है साहब, ये रिलेशन है रेजिस्टेंस की। ठीक है, और रेजिस्टेंस देखो फिजिकल मीनिंग भी मुझे समझ आने चाहिए, रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल गया तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम है, और इलेक्ट्रॉन बेचारा जोर लगा रहा है, टक्कर मारता, आयन इतने भरे पड़े हैं उसके अंदर, आयंस जो न्यूक्लियस हैं वो जाके टक्कर मारता है तो बैक मार जाता है, फिर मारता है, फिर कोई फेंक देता है, मतलब फॉरवर्ड में चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। उस मेटेरियल का रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है जिसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की कम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और जो न्यूक्लियस है वो आसानी से उसे निकलने नहीं देते, जो है उनको भी नहीं निकलने, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है बेटे, तो रेजिस्टेंस का फिजिकल मीनिंग दिमाग में आपको ये रहना चाहिए कि हम लोग आगे बार बार रेजिस्टेंस बोलेंगे, 10 ओम 15 ओम 20 ओम 50 ओम में है क्या चीज। ठीक है, ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है बेटे। ठीक है, फॉर अ गिवन डायमेंशन। आजा, अब मुझसे कहता है फैक्टर। देखो सबसे पहले फैक्टर मैं इसके अंदर आपको टेम्परेचर का ही करा देता हूं, ये बहुत प्यारा फैक्टर है बेटे टेम्परेचर, और ये दो तरीके से पढ़ा जाता है कि फॉर कंडक्टर और फॉर सेमीकंडक्टर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर सुन लो, फॉर कंडक्टर और फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का तो साफ दुनिया को पता है साहब क्या, कि टेम्परेचर अगर तू बढ़ाएगा, T फॉर टेम्परेचर, तो सब टाउ घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टाउ घटेगा, और तू ध्यान से देख टाउ किसमें है, डिनोमिनेटर में, यहां से कंफर्म हो गया रेजिस्टेंस बढ़ेगा साहब, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि इन दोनों का आपस में कोई डेरिवेशन नहीं है, ये कंसेप्ट है, लेकिन बाकी किसी फॉर्मूले के साथ वो देखोगे तो सब में फॉर्मूले में पता चल जाता है। अरे हाँ तो बोल, तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटता है और टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, मुझे रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था क्या, कि साहब जो आयंस होते हैं, जो न्यूक्लियस हैं, जब उनको टेम्परेचर मिलता है, एक्सटर्नल बाहर से एनर्जी मिलती है साहब, दे एक्वायर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं क्रिस्टल के अंदर। जब वो वाइब्रेशन में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए और हिंड्रेंस बनती है, बेचारे नहीं निकल पाते, और सब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब आप सेमीकंडक्टर पे देखो, सेमीकंडक्टर बेटे पहली बात तो मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर के लास्ट, सिलेबस के लास्ट में। हल्का सा मैं आपको बता दूं सेमीकंडक्टर बेटे, कि जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर, ये पहली बात तो 14th ग्रुप के जो एटम्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूं, सिलिकॉन, तो आप लोग जानते हो कि जो सिलिकॉन है बेटे, ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4। मैं इसको ज्यादा डिटेल आपको समझाऊंगा जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, सही है। बस फिलहाल इतना समझना, ये कोवलेंट बॉन्ड दिखाई बेटे मैंने, एक सिलिकॉन के चारों तरफ सिलिकॉन, फिर इसके चारों तरफ होंगे, इस सब के मैंने एक ही वो क्या नाम है, एक कंसेप्ट दिखाया है। ठीक है, ठीक है साहब, इन सभी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है कोवलेंट बॉन्डिंग की, कोवलेंट बॉन्डिंग आप समझते हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं। ठीक है, कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए सभी आपस में एडजस्ट में कैसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि साहब हम अपने इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे एक दूसरे के ऑर्बिट में, जिससे कि सभी को ये महसूस हो कि मेरे आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ये जस्ट उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप लोग डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये स्टेबल क्रिस्टल है। ठीक है साहब, जिंदगी मस्त कट रही थी, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, क्योंकि सब अपना ऑर्बिट को जस्टिफाई करे बैठे थे, और कोई फ्री नहीं था। फिलहाल ये जो सेमीकंडक्टर है इंसुलेटर है, ये जो सेमीकंडक्टर है इंसुलेटर, क्यों, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इंसुलेटर है। ठीक है, आपने क्या काम किया बेटे, टेम्परेचर राइज कर दिया,
अब बात को समझना, जो कंसेप्ट है मेन, जो टाउ होता है ना, टाउ, वो रिलैक्सेशन टाइम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री। अब तू ध्यान से देख साहब, यहां तो एक भी फ्री नहीं है, ये तो सारा क्रिस्टल ही जाम पड़ा है, सब कुछ ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई फ्री है नहीं, न्यूक्लियस का इफेक्ट है सबके ऊपर। यहां से कंफर्म हो गया कि टाउ का यहां से कोई लेना देना नहीं है साहब, इस टॉपिक में टाउ से कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ टाउ भैया। फिर बच्चा बोला क्या है, अगर तू टेम्परेचर राइज करता है ना बेटे, तो टेम्परेचर राइज करने से कोवलेंट बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाते हैं। और जैसे कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, मान लो 1000 बॉन्ड टूट गए साहब, तो 1000 बॉन्ड टूटते तू समझता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट आता है सीधा। तो जैसे बॉन्ड टूटते हैं तो एक साथ यूज या लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, एक साथ बॉन्ड टूटते ही। वहां टेम्परेचर राइज होते ही वो वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी लेके वाइब्रेट करते थे एटम, और यहां टेम्परेचर राइज होते बॉन्ड टूटते हैं, और बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन सर्किट में रिलीज हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या, टेम्परेचर राइज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है। और सर एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में है, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। बात समझ में आई है? अरे हाँ तो बोल यार, देखो दोनों कंपैरिजन में जानबूझ के लिखाए हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। इस कंडक्टर के अंदर कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाया जाता है तो टाउ का कंसेप्ट उठता है, और सब सेमीकंडक्टर्स में टाउ का कंसेप्ट नहीं होता है। हिंदी में लिख देना जिससे कंफ्यूजन ना हो बाद में। सेमीकंडक्टर्स में टाउ का कंसेप्ट नहीं होता है, रिलैक्सेशन टाइम का कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि टाउ होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। जब वो अपने एटम से टकराते थे, यहाँ फ्री होते ही नहीं है साहब, यहाँ तो इंसुलेटर होता है स्टार्टिंग में, टेम्परेचर राइज करके तो फ्री करे जाते हैं, और जैसे फ्री हुए तो साहब एन बढ़ जाता है। तो ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करता, ये डोमिनेट करता है, ये होता ही नहीं है डोमिनेट, तो क्या करेगा। अरे हाँ है ना, क्लियर है? तो रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टेंस घट जाता है, ये सबसे प्यारा फैक्टर है बेटे, क्लियर सुन लो, ठीक है? तो आप नंबर फर्स्ट जैसे फैक्टर लिखे है ना, तो नंबर फर्स्ट लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ, ये इफेक्ट है, मैंने ऐसे कंपैरिजन में आपको लिखा दिया है, ठीक है? एक तो ये हो गया। नंबर 2 पर आ, नंबर दो तो बेटे ये दुनिया जानती है, ध्यान से देख, इसका खेल हो गया, इसका खेल हो गया, ये तो इन दोनों का तो है ही नहीं, मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो कुछ है ही नहीं। नंबर 2 है बेटे लेंथ, और जो नंबर 3 है ना बेटे वो है एरिया। नंबर 3 क्या है? एरिया। ये कॉमन सेंस है, जितने ज्यादा लेंथ रखोगे, जितनी ज्यादा लेंथ रखोगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को उतने ज्यादा कोलिजन ऑफर करने पड़ेंगे, बहुत दूर तक निकल के जाना है साहब, है ना? तो लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है बेटे? ये और एरिया पे तू जानता ही है, जितना एरिया ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकलने में बेनिफिट होगा, और जब संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो अपने आप करंट की वैल्यू घट रही है साहब, वो क्या नाम, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी करंट की वैल्यू बढ़ती है, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। ये 2 फैक्टर और है। तो फैक्टर कितने बन गए? 3, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया। ये तो दुनिया को दिखाई देते ही हैं बेटे, ठीक है नहीं? ये है। अच्छा, इस पे एक कंसेप्ट और है, अगर तुम बात को पकड़ पाओगे तो मजा आएगा, अगर बात को पकड़ पाओगे तो मजा आएगा। ये तेरे सामने कोई वायर है बेटे, मैंने जानबूझकर आपके सामने जो वायर बनाया है ये क्यूबॉइड जैसा बनाया है, ये कोई वायर है, ठीक है साहब? अब मान ले ये वाली लेंथ इसकी ए है, ये वाली लेंथ बी है और ये वाली लेंथ सी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो कंसेप्ट समझा रहा हूं उसको पकड़ना। ये वायर है, मैं फोरा गिवन वायर, एक वायर मैंने आपको दे दिया साहब, सोच समझ के बताओ, क्या इस वायर का वो जो रेजिस्टेंस है वो जिंदगी भर कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमेशा सेम रहेगा? देखो रेजिस्टेंस बेटे डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर, जैसे समझियो मेरी बात को, क्योंकि जो खेल है ना वो क्रॉस सेक्शन का होता है, करंट को निकालते समय क्रॉस सेक्शन वर्ड आता है। एक बच्चे ने क्या काम किया, बैटरी ऐसे अप्लाई करी कि जो करंट है वो ऐसे निकल करके गया, समझना,
यहाँ बैटरी लगा दी इसमें और इसमें, करंट ऐसे निकाल दिया। अब बड़े बच्चों, करंट अगर ऐसे निकला है तो क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा? बच्चों बोला क्रॉस सेक्शन ये वाला बनेगा। इसमें क्या है, ये वाला क्रॉस सेक्शन हो गया। यहाँ दिखा दो, बीच में दिखा दो। हाँ, बात तो सही है सर। लिखियो रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू रो लेंथ। अब लेंथ तो ये बनेगी A और क्रॉस सेक्शन ये वाला बनेगा तो B इंटू सी। बात तो सही है साहब, B इंटू सी लिख दिया, सही लिखा बच्चे ने। ये रेजिस्टेंस हो गया। और हाँ या ना, एक बच्चा बोला मैं तो करंट ऐसे चलाऊंगा, ऐसे कर लो। क्या करोगे? कर लो, ये I1 नाम डाल दिया है तो ये I2 डाल दिया। ऐसे कैसे चला देगा? भाई बैटरी लगा दो, बैटरी इधर और इधर लगा दो, अपने आप दौड़ जाएगा ऐसे। हाँ, बात तो सही है। अब देखियो, अगर करंट ऐसे निकला, अब क्रॉस सेक्शन कौन है? बच्चा बोला ये क्रॉस सेक्शन है। हाँ तो बोल यार, लिखियो रेजिस्टेंस इसका। लो अब लिखा जी R2 इज इक्वल टू रो। रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल तो वही है तो रो तो बदलना नहीं है। लेंथ, लेंथ कौन है सर? अब की बार लेंथ ये बनेगी C। एरिया, सर एरिया ये वाला बनेगा, एक A है एक B है, ये बन गया A इंटू B। और हाँ तो बोल यार, क्या ये सेम रेजिस्टेंस आया? ना सही, तो रेजिस्टेंस बदल गया। यहाँ कुछ वैल्यू है, यहाँ कुछ वैल्यू है। अब तुम बड़े बच्चे सोच के देख, अगर इसी में जैसे फिगर में नहीं दिखा रहा, आगे पीछे लगा देते, बैक साइड में बैटरी और फ्रंट साइड में ऐसे ऐसे, तो करंट दूसरे तरीके से चलता। उसमें रेजिस्टेंस कौन बन जाता? R3 रो। लेंथ कौन बनती है बोला बच्चा? B, तो लेंथ बनेगी सर। और एरिया क्या बनेगा? AC। मतलब इस वायर को, वायर वही है पूरा गिवन वायर, लेकिन रेजिस्टेंस लिखा तो अलग अलग आंसर आए। इसका मतलब साहब एक फैक्टर और है जो इस फॉर्मूले में नहीं छिपा हुआ है। क्या? कि आपने उस मटेरियल पर बैटरी कैसे लगाई है, बैटरी कैसे लगाई है। इसका मतलब ये एक फैक्टर और लिख सकते हो आप। क्लियर है क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की क्या डायरेक्शन है साहब? देख ले, एक ही कंडक्टर है ये, एक ही मार्केट में आ गया ये कंडक्टर। अब आपने बैटरी कैसे अप्लाई करी, आपकी बैटरी पे करंट डिपेंड कर जाएगा। आपकी बैटरी पे करंट या रेजिस्टेंस डिपेंड कर गया साहब। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए बेटे। ठीक है, एग्जाम के अंदर ही आते रहते हैं। इसमें ना एग्जाम में तो खास इसके ऊपर ग्राफ भी आता है बेटे। ग्राफ जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटता जाएगा। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और रेजिस्टेंस का ग्राफ डायमीटर के साथ पूछता है बेटे। रेजिस्टेंस का ग्राफ R का किसके साथ? डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर इसके साथ बहुत पूछा गया है। डायमीटर लिख दे, एरिया लिख दे, सही है ना? इन्वर्सली का आता है। और ये कहाँ से आता है? ये यहाँ से आता है, इस वाले से, इन्वर्सली टू एरिया। एरिया होता है पाई R स्क्वायर अगर सिलेंड्रिकल वायर है तो। और हाँ या ना, तो स्क्रीन को रोक के बेटे ये सभी फैक्टर नोट कर लो। देख लिया बेटे? देखो इसके ऊपर ना मैं आपको एक दो कंसेप्ट बता देता हूँ। वैसे अपने CBSE सिलेबस में इतना लेवल नहीं है, फिर भी ये दो कंसेप्ट देखो इसी चीज के ऊपर। बैटरी बदलते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। मान ले एक सिलेंड्रिकल वायर ले लेते हैं। देखिए इधर देखियो, ये कोई सिलेंड्रिकल, मेरे से कहता है सिलेंड्रिकल वायर का रेजिस्टेंस बताइए साहब। ये सिलेंड्रिकल वायर है, रेजिस्टेंस बताओ। और करंट इधर जा रहा है, ये गिवन है मेरे को। तो बच्चा बोला सर इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ही तो लिखना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R इक्वल टू रो L, L ये ले लिया, L अपॉन में पाई ऑफ R का स्क्वायर। बात तो सही है साहब, ये रेजिस्टेंस आ गया पाई ऑफ R का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा ही ना एक बड़े फ्रस्टम का केस भी बनता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अगर मान लो ये रेडियस A है, ये रेडियस B है, कहो तो मैं इसका डेरिवेशन करा दूं आपको। चलो करा ही देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस बोलिए क्या होता है, तो ध्यान से सुन लो। ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना वही होता है, ये सेम है ना। ये A इंटू B है, ये इसका ये स्पेशल केस है। तुम बड़े बच्चों सोच के बोलियो A और B का अगर वो क्या नाम है वैल्यू इक्वल आ जाए A और B की, तो A इंटू A तो पाई A स्क्वायर ही हो गया ये। तो आप इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू याद कर सकते हो, इसके कंपैरिजन में इसकी। फ्रस्टम का ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और कहोगे तो इसका डेरिवेशन मैं कर देता हूँ। चलो एक कंसेप्ट बता दूं, कर देता हूँ। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब मान लो एक मैं आपको दे देता हूँ सिलेंड्रिकल वायर, ये सिलेंड्रिकल वायर है साहब,
और एक होलो सिलेंडर है बेटे। क्या है ये? होलो सिलेंडर। ठीक है साहब। अब होलो सिलेंडर के अंदर का रेडियस वही मेरे को स्मॉल ए दिया हुआ था साहब, और बाहर का रेडियस मैं ले लेता हूँ स्मॉल बी। ठीक है, होलो है तो इतने में मटेरियल भरा हुआ है। हाँ सर, ये मटेरियल भरा हुआ है, बाकी अंदर तो खाली पड़ा है साहब। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना कि जब इसमें बैटरी अप्लाई करी गई, मान लो बैटरी अप्लाई कर दी इस साइड से ऐसे, तो बैटरी जब अप्लाई करोगे तो करंट इस हिस्से में निकल के आएगा, जहां मटेरियल भरा हुआ वहीं से करंट निकलेगा। जो अंदर खाली है उसमें तो करंट चलने, वहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहां करंट चलेगा क्यों साहब? तो लिखिए साहब इसका रेजिस्टेंस। तो बच्चा बोला रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन में एरिया। एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन का। अब करंट इधर जा रहा है तो क्रॉस सेक्शन का एरिया बन जाएगा पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस आ गया साहब, पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे हाँ तो बोल खत्म। मेरा आपसे कहने का मतलब है कि आप कंसेप्चुअली का रेजिस्टेंस लिखना वो लिख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। हाँ, अब जैसे यही चीज है, समझना, ये सिलेंडर है, ठीक है साहब, चीज वही है, बस पूछने का अंदाज अलग है। मेरे से कहता है कि साहब बैटरी जो अब की बार मैंने अप्लाई करी है, बैटरी जो अप्लाई करी है वो कुछ ऐसे अप्लाई नहीं करी है कि इधर और इधर लगा दी गई ना, बैटरी कुछ ऐसे अप्लाई करी है कि अंदर और बाहर लगाई है। अंदर बाहर मतलब करंट को मैंने अंदर ऐसे बैटरी अप्लाई करी, करंट अंदर से बाहर की तरफ जाएगा साहब, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ भागेगा करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब तू जानता है बेशक से भले ही ये वही सिलेंडर है, उसमें करंट को देख, करंट ऐसे निकाला गया था, ये डायरेक्शन ऑफ करंट था। अब इसके अंदर जो करंट निकाला है वो वैसे नहीं है, इसको बदल दिया, अंदर से बाहर ऐसे निकलता है। क्या रेजिस्टेंस वही रहेगा? नहीं साहब, इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदल गया अब इसका। अब रेजिस्टेंस कैसे लिखूं? तो साहब रेजिस्टेंस लिखने के लिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जो करंट पे नॉर्मल एरिया हो। अब तुम बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना बेटे। क्या ये कुछ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो एलिमेंट लिया था वही कंडीशन याद आती है क्या? कि ये अगर करंट है तो इसके अंदर जो एलिमेंट लिया जाएगा ना बेटे, एलिमेंट वो एक होलो सिलेंडर होगा कुछ ये। अब ध्यान से देख, ये जो एलिमेंट है ये इस पे नॉर्मल है, आया ना? मैं इसका अपर व्यू दिखाता हूं बेटे आपको, ठीक है, इस एलिमेंट का अपर व्यू। अगर अपर व्यू को ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो ये कहानी है, ये एलिमेंट का अपर व्यू है ये। और ये है क्या चीज? ये कुछ नहीं है, ये x की दूरी पर जाकर के आपने dx चौड़ाई का एक होलो सिलेंडर लिया है, x की दूरी पर जाकर के dx चौड़ाई का होलो सिलेंडर लिया है, और जो करंट है वो इस सिलेंडर को कुछ ऐसे क्रॉस करता है, इस हिसाब से। बोल सही है? अब तू ध्यान से देख, नॉर्मल है करंट एरिया के ऊपर रहा तो बोल। अब लिखियो तू इसका रेजिस्टेंस लिख, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस dr इक्वल्स टू रो, ठीक है साहब। लेंथ किसको कहते हैं? जिधर करंट चलता है। तो बच्चा बोला लेंथ तो ये बनेगी, करंट ऐसे गया है, हाँ ये dx लेंथ बनेगी, तो रो dx अपॉन में एरिया, एरिया नॉर्मल। तो इस करंट के सामने जो एरिया नॉर्मल आएगा, ध्यान से देख, ये सारा एरिया है वो जिसको करंट क्रॉस कर रहा है, जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई x इंटू एल। अरे हाँ तो बोल यार, 2 पाई x इंटू एल। 2 पाई x क्या हो गया? कर्व सरफेस। अरे हाँ यार, वो सरकमफ्रेंस, और l से मल्टीप्लाई होते ही कर्व सरफेस एरिया। क्या ये पूरा एरिया है? हाँ, बस जिस बच्चे को ये लिखना है, मुझे r चाहिए था, कर दे इंटीग्रेट। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दे। बच्चा बोला रो अपॉन में 2 पाई l कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx, 1 बाई dx log x, है ना बेटे? तो रो अपॉन में 2 पाई l log ऑफ x, कहां से कहां तक? a से लेकर के b तक, सही ना? अपर लिमिट माइनस लोअर, log b माइनस log a, दैट इज log b बाई a। तो r की वैल्यू आ गई रो अपॉन में 2 पाई l log ऑफ b बाई a। ये क्लियर सुन लो, ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है बेटे, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया कि रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जो उस फॉर्मूले में नहीं है वो फैक्टर। अब उस छोटे से कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आप दुनिया भर के बना दो, दुनिया भर के। मैं ये फर्स्ट टर्म करा देता हूँ आपको। अब देखो इन दोनों में कंपैरिजन करके समझ में आई ना कहानी?
यहीं से तुम्हें समझ में आ गई होगी सब उस वायर में ऐसे चलाता हूं तो कुछ आंसर है, ऐसे चला दिया है होलो सिलेंडर में आंसर कुछ आ गया। ये मटेरियल वही है फॉर अ गिवन वायर, तो सब करंट भी देखना होता है। ठीक है, रोक स्क्रीन को, ये सभी लिख, फिर हम फर्स्ट टर्म कवर कर देते हैं बेटे। आ जाओ बेटे, अब क्वेश्चन मुझसे कहता है कि इस फर्स्ट टर्म का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। ठीक है, मैंने आपके सामने फर्स्ट टर्म बना दिया है, एक साइड वो क्या रेडियस स्मॉल है, स्मॉल भी ले लिया। ठीक है सर, अब इसका रेजिस्टेंस आता है। इतना तो मुझे कंफर्म हो गया कि अगर मैं करंट इधर से छोड़ूंगा और इधर से निकालूंगा, क्या करंट के सामने आने वाला क्रॉस सेक्शन लगातार चेंज हो रहा है? हाँ सर, ये तो लगातार चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन तो हर जगह चेंज हो रहा है। तो एक जगह क्रॉस सेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि साहब आपको एलिमेंट लेना होगा, और एलिमेंट का विधि का विधान आप लोग जानते ही हो क्या, कि x की दूरी पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, कितनी चौड़ाई का, dx का। अरे हाँ तो बोल, कितनी चौड़ाई का, dx का। सीधा है, हाँ सर। अब जैसा भी है बेटे ये अपना है, ठीक है ना, और इसका रेडियस ले लेता हूं स्मॉल r, तो x की दूरी पर जाकर के dx चौड़ाई का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। मैं इस स्मॉल r का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं, इस वाले उसका क्या नाम है, सिलेंडर का, क्योंकि आप लोग जानते हो dx अगर छोटा होता गया तो सिलेंडर बन जाएगा बेटे। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। क्योंकि मैं तो काफी बड़ा दिखाया है, तो हो सकता है आपको अभी भी महसूस हो रहा हो कि ये स्लैंट होगा। नहीं साहब, ये फ्रस्टम नहीं है। अब जो बच्चा dx में और डेल्टा x में अंतर समझता है वो जानता है dx इनफाइनाइट स्मॉल होता है, दिखाया बड़ा गया है वो अलग बात है। क्या इस समय ये dx कांस्टेंट है, स्ट्रेट है? हाँ सर, स्ट्रेट है बिल्कुल। तो क्या ये सिलेंडर बन चुका है? हाँ सर, ये सिलेंडर बन चुका है। अगर ये सिलेंडर बना है तो बोल इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? बच्चा बोला सिलेंडर छोटा सा है, r इक्वल्स टू रो एल, एल हो जाएगा dx अपॉन में पाई ऑफ r का स्क्वायर। बिल्कुल सही है साहब, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही है। अब इसमें बेटे, अब तू सोच के देख, क्या ऐसे dx dx कहीं पे भी कंसीडर कर लूं, कहीं पर भी ये पूरा ऐसे पूरा कवर हो जाना? हाँ। और जो मैं छोटे छोटे सिलेंडर या एलिमेंट इसमें कंसीडर करूंगा उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब वो सब सीरीज है, वो सब एलिमेंट सीरीज है। और अगर वो सब एलिमेंट सीरीज है साहब, तो मैं इंटीग्रेट कर दूं dr को तो क्या r आ जाएगा, क्योंकि सीरीज के अंदर सभी रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। बात समझ आई नहीं, सभी रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे सिलेंडर आप कंसीडर करोगे वो सभी सिलेंडर सीरीज के अंदर हैं। दैट्स वाई मैं r की वैल्यू निकालने के लिए dr को बेटे इंटीग्रेट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इंटीग्रेट। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है इंटीग्रेशन में, क्या कि सर फॉर्मूले के अंदर दो वेरिएबल है। आप ध्यान से देखो, फॉर्मूले में dx वेरिएबल साफ दिखाई देता, r भी वेरिएबल है। जैसे जैसे एलिमेंट बदलता जाएगा वैसे वैसे r की वैल्यू बदलेगी। इसका मतलब आपको कोई ना कोई, या तो इन दोनों में रिलेशन लाओ निकाल के, या एक को गायब करो। मतलब बात तो वही है। कैसे गायब करूं? देखिए ऐसे गायब कर देते हैं। इसका गायब करने के भी दो तीन तरीके हैं बेटे, लेकिन सबसे प्यारा तरीका यही है। इसमें जो ये वाली साइड है ना, ये वाली, इसको अलग से कंसीडर कर लो। थोड़ी साइड ऊपर नीचे हो गई है वो अलग बात है। ये वाली साइड है, ये वाली यहाँ बना दी साहब, ठीक है, बना दी, कोई बात नहीं है। ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली इसके अंदर। तू जानता है ये साइड ए थी और यहाँ से यहाँ तक की साइड पूरी बी है, तो क्या ये वाला हिस्सा बचा बी माइनस ए? बात तो सही लिखिए सर, बोल स्टेप सही है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है साहब, ये लेंथ मेरे पास एल है, सही है। ये वाला हिस्सा है बेटे, ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल कंसेप्ट दिखाया है, ये थोड़ा साइज में बड़ा हो गया तो घबराइएगा मत, ठीक है। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू लिख, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू लिख बेटे, सही है। टेन थीटा क्या, तू स्ट्रेट लाइन ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। देख ये स्ट्रेट लाइन है साहब, यही इक्वेशन है। हाँ सर, y एक्सिस पे कौन ऑपरेट हो रहा है? सर y एक्सिस पे तो r है, रेडियस। तो क्या इसको बना दूं r इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी? बिल्कुल सही है सर। तो इसको लिख दूं r इज इक्वल्स टू स्लोप का दूसरा नाम टेन थीटा प्लस सी। बिल्कुल सही है सर। टेन थीटा की वैल्यू बोल साहब, टेन थीटा सर दिस अपॉन में दिस। अरे हाँ तो बोल यार, ठीक है। या फिर एक काम कर, तू इसको पहले डिफरेंशिएट ही कर ले। व्हाट इज dr बाई dx? dr बाई dx सर टेन थीटा कांस्टेंट है, सही बात है। तो ये हो गया टेन थीटा, x हो गया 1, कांस्टेंट का हो गया कितना? 0। क्या स्टेप सही है बेटे? तो बोल यहाँ से dx बोल कितना हो गया बेटे? dx, मुझे dx की वैल्यू चाहिए ना। हाँ, तो dx हो गया सर r बाई टेन थीटा, r बाई टेन थीटा। और टेन थीटा यहाँ से देख, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b माइनस ए बाई एल। तो ये तेरे पास आ जाएगा कि dx इज इक्वल्स टू dr, सही है, और b माइन टेन थीटा, तो ये b माइनस ए नीचे होगा बेटे और l ऊपर आ जाएगा। और हाँ तो बोल यार, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर, r की वैल्यू इंटीग्रेशन,
तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रो बाय पाई ऑफ आर का स्क्वायर डीएक्स। डीएक्स कितना है, एल डी आर अपॉन में बी माइनस ए। कॉन्स्टेंट है, हाँ सर बाहर निकालो। रो एल कॉन्स्टेंट है, एक रो है इसमें एक एल है, ये रो है, एल को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है बेटे, एल को ऐसे बना दिया है जिससे कंफ्यूजन ना हो। रो एल और कुछ कांस्टेंट है, हाँ सर पाई और बी माइनस ए भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन है 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, आप सभी जानते हो बेटे, ये हो जाएगा रो एल अपॉन में पाई ऑफ बी माइनस ए 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, -1 बाई आर आता है बेटे, ठीक है ना, -1 बाई आर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर, ये आर चल रहा है ए से लेकर के बी तक, ठीक है, बोल सही बात है ना बेटे, आर की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। तो जो हमने वेरिएशन उठाया है, वेरिएशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर ए है, वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है, तो ए से लेकर के बी तक, ठीक है, तो ए से लेकर बी तक, तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन में पाई ऑफ बी माइनस ए, अपर माइनस लोअर डायरेक्ट लिख दे, तो ये माइनस है, दैट्स वाई मैं लोअर माइनस ए लिख देता हूँ, तो ए -1 बाई बी, ये इसकी वजह से हुआ है बेटे, ठीक है। अब बड़े बच्चों इसकी एलसीएम लोगे तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए से काट देगा, अपॉन में ए भी आएगा, तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन में पाई ऑफ ए बी। हाँ तो बोल यार, ठीक है बेटे, और यही मैंने आपको क्या नाम वैसे कंसेप्चुअल बता दिया था, यही आंसर आना है, ठीक है। अगर बाई चांस बेटे कभी कंसेप्चुअल आपको जरूरत पड़ जाए, ये फर्स्ट टर्म का तरीका होता है वो सॉल्व करने का, ठीक। रो की स्क्रीन को फटाफट नोट कर लिख लिया बेटे। चलो अब हेडिंग बना कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स m अपॉन में n e स्क्वायर a टाउ, सॉरी m अपॉन में n स्क्वायर टाउ, बोल सही है ना, ये फॉर्मूला है सब। फॉर्मूले में जो पैरामीटर उन्हीं को उठा, तो नंबर फर्स्ट तो यही है क्या कि रो इनवर्सली है सब n के, जितने ज्यादा n उतना कम रो, ये कॉमन सेंस है, रेजिस्टेंस का भी यही पे था, हाँ सर। दूसरा रो जो है वो इनवर्सली है टाउ के, टाउ जितना कम होगा उतना रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है बेटे। जो इसमें मेन है ना बेटे, वो ध्यान रखना, वो ये है कि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये बात ध्यान रखना। मतलब मटेरियल बदलोगे ये बदल जाएगी, लेकिन एक मटेरियल के अंदर ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नंबर 4, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, ये ध्यान रखना, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, मतलब एरिया क्या था वायर का, ये क्या था, कोई लेना देना नहीं है, ठीक। रही बात टेम्परेचर की, हाँ नंबर 5, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सब, और टेम्परेचर पे अगर डिपेंड करती है तो लिखने के हमारे वही दो अंदाज होते हैं, किस किस के लिए, कि 4 कंडक्टर और साहब 4 सेमी कंडक्टर। कंडक्टर के लिए बोल सर टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ घट जाता है, साहब टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, अरे हाँ तो बोल सर टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ पर इफेक्ट नहीं होता है, एन बढ़ जाता है, साहब एन बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ये कॉमन सेंस कहती है साहब, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। भाई रेजिस्टिविटी उसी ही मटेरियल का यूनिट क्यू का रेजिस्टेंस है, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ाए तो रेजिस्टिविटी तो बढ़नी है इसे। एक ना बेटे यहाँ पर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनियो, ये जो वेरिएशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। 4 ग्राफ साहब, ये ग्राफ नहीं है, ये जनरल है, आप यूनिट अपने आप डाल देना, ये रेजिस्टिविटी है ओम मीटर और ये टेम्परेचर है इन केल्विन, सही है, हर जगह यूनिट के साथ डालना, क्योंकि ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बनाने हैं रो का टी के साथ, रो का टी के साथ। सबसे पहले एक एलॉय है बेटे जिसका नाम है निक्रोम, एक तो वो इम्पोर्टेंट है, सही है, एक एलॉय है जिसका नाम है मैग्नीज, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। बाकी ये 2 ग्राफ क्या है ध्यान से देखिए, ये जो पहला ग्राफ है बेटे ये कंडक्टर्स के लिए है, सही है, और कंडक्टर्स में भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कॉपर, आप किसी के नाम से सकता है, कॉपर के नाम से, का कंडक्टर के नाम से, ठीक है। ये जो ग्राफ है एक एलॉय है जिसका नाम है निक्रोम, ठीक है। ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ है मैग्नीज, मैग्नीज एक एलॉय है बेटे जिसकी रेजिस्टिविटी ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है,
सही है। आगे जाके हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है। इसे मैंगनीज ये है, ये एलोइन हम लोग लैब में भी यूज़ करेंगे। और ये जो लास्ट वाला ग्राफ है ना बेटे, ये ग्राफ फॉर सुपर कंडक्टर्स है, फॉर सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। ये 2 मार्क्स के अंदर अलग से टॉपिक है, सुपर कंडक्टिविटी में अलग से एक्सप्लेन करूंगा इस ग्राफ को, ठीक है। तो ये बस छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, क्या कि ये फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ ये चारों ग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लियर। इसके अलावा आप एक और बनाओ साहब, सेमी कंडक्टर्स का तो छोड़ ही दिया। सेमी कंडक्टर्स के लिए ये वाला इन्वर्सली का हो जाएगा बेटे, रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर इन्वर्सली। अब वो सेमी कंडक्टर्स के नाम से पूछ ले पेपर में, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स, और सेमी कंडक्टर्स का नाम कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके नाम से पूछ ले, एक ही बात है, ठीक है ना बेटे। तो ये 4-5 ग्राफ हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, ठीक। तो आप ना स्क्रीन को रोक के इसको नोट कर लेना। तो आज हम लोगों ने कुछ नहीं, छोटे रिलेशन ड्राइव करिए बेटे, कल जो बाकी बचेंगे वो कवर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत